Hello students, welcome to this amazing family of achievers classes. और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। ये है आपका वीडियो नंबर 3। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ योर सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में है, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आप उसको बुक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसमें हम ये सीखे थे कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ सेकंड थिंग भी इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, या कोई चीज़ कम हो रही है और साथ साथ दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप एग्ज़ाम में बना लोगे। बस आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब क्वेश्चन जो है वो सीधा समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, लिखा है चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस में किस तरह का रिलेशन है। अब आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर आप समझना चाहते हो तो स्पीड का फॉर्मूला, पहले आपको फार्मूला से बताते हैं। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप क्या देख पा रहे हो कि हमारा चाल और दूरी जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, मतलब स्पीड और डिस्टेंस बिल्कुल सामने सामने हैं, बाई में नहीं है। और आपको हम बताए थे जब भी सीधे सीधे चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट में दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है। स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, सीधा समानुपात का रिलेशन होता है। मतलब कि अगर हम चाल बढ़ाते हैं दूरी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन था आपका, जिसमें सिंपल सा आंसर होगा कि 1 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा कि दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कि 4 रिलेशन दिया है, उस रिलेशन में बताइए व्युत क्रमानुपात का उदाहरण क्या है। व्युत क्रमानुपात का मतलब है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोसिटी का मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होता है, प्रतिलोम समानुपात ही होता है। अब आपको कैसे निकालना, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, चाल और दूरी, ठीक है, जिसको बोलेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस दिया है। सेकेंड नंबर में आपको दिया हुआ है धूप और तापमान, मतलब वही है सनलाइट एंड टेम्परेचर दिया है। इसके बाद आपको लिखा है आदमियों की संख्या, नंबर ऑफ मेन, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे होगा एंड वर्क। इसके बाद आपको दिया है 4 नंबर में क्वांटिटी ऑफ टोमेटो, टमाटर की मात्रा, एंड प्राइस। अब ध्यान से सुनो, आपको बस कंपैरिजन करना है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा या नहीं। और आपको ढूंढना क्या, आपको ढूंढना है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किस में होता है, मतलब कि एक को बढ़ाने पे दूसरा कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, अगर हम गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी ज़्यादा दूर भागेगा, तो इसका मतलब ये दोनों में तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसको बढ़ाने पे ये भी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। हमें ढूंढना है उल्टा वाला, मतलब एक बढ़ाने पे दूसरा घटना चाहिए। अगर धूप बढ़ेगा, सनलाइट बढ़ेगा, तो जाहिर सी चीज़ है टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी डायरेक्ट हमारा रिलेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए क्वांटिटी ऑफ टोमेटो एंड प्राइस। मान लीजिए हम 10 रुपये का टमाटर लिए आधा किलो, और फिर हम 20 का टमाटर लेंगे 1 किलो, तो जाहिर सा चीज़ है पहले अगर 4 टमाटर आ रहा था, अब 8 टमाटर आएगा। ठीक है, अगर हम माने इस तरह से, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ रहा है, टमाटर का नंबर बढ़ रहा है, प्राइस उतना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी डायरेक्ट है, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, नंबर ऑफ मैन एंड वर्क, मतलब कि लोगों की संख्या और काम। जैसे मान लीजिए कि आपको एक दीवार बनवाना है, आपने क्या किया, आपने 2 लोग लगाए, 2 पर्सन हायर कर लिए, बोले ये दीवार बनाओ।
इनों ने मिल करके 4 दिन तक ये दीवार बनाया, हो गया। अब मान लो सेम दीवार आपने फिर से बनवाया, इस बार आपने क्या किया, 4 लोगों को हायर किया। अगर आपने 4 लोगों को हायर किया, इसका मतलब ये दीवार ऑटोमेटिकली जो दिन लिया गया था पहले, जितना भी दिन लिया गया था, अगर 4 दिन लिया गया था, तो अब की बार जाहिर सा बात होगा कि हमारा जो वर्कर है अब कम दिन लेंगे, मान लीजिए लिए 2 दिन, 2 डेज लिए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, इधर जब हम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मैन बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा वर्किंग डे है, जो वर्क है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा तुम्हारा आदमी की संख्या और कार्य में व्युत क्रमानुपात का रिलेशन, मतलब कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन, मतलब नंबर ऑफ मैन और वर्क के बीच में, ठीक है, उल्टा रिलेशन होगा। जितना लोगों की संख्या बढ़ेगा, कार्य उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आंसर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आदमी का नंबर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, कार्य जो है हमारा, कार्य का जो दिन है वो कम होता जाएगा। और बाकी टमाटर की मात्रा बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टमाटर बढ़ाएंगे, टोमेटो का नंबर बढ़ाएंगे तो हमारा प्राइस भी बढ़ता जाएगा। हम स्पीड बढ़ाएंगे, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा सनलाइट जितना बढ़ाएंगे, तापमान भी उतना ही, टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ेगा। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे, लिखा है सीता जो है वो आधे घंटे में 250 शब्द टाइप करती है। मतलब सीता जो है हाफ आवर में 250 वर्ड्स टाइप करती है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसको 500 वर्ड्स टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, है ना। मान लो इसको हम टी मान रहे। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहे तो आपको ये समझ के चलना है कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रोपोर्शन में है, मतलब क्वेश्चन क्या फॉलो कर रहा है, सीधा फॉलो कर रहा है या प्रतिलोम फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट फॉलो कर रहा है या इनडायरेक्ट। जाहिर सी चीज़ है, टाइम बढ़ाएंगे तब ना वर्ड्स बढ़ेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में, इन जो भी हमारा ये घटना है, इस घटना में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, सीधा समानुपात का रिलेशन है। टाइम बढ़ाने पे वर्ड्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब सीधा समानुपात का रिलेशन होता है तो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ 2 क्वांटिटी दिया गया है। एक क्वांटिटी दिया है टाइम का, समय का क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी दिया है वर्ड्स का, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइम वाले क्वांटिटी को हम मान लेते हैं ए, और इस वर्ड वाले क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं, बी, ठीक है। तो टाइम का पहला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, A1, टाइम का दूसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, A2। उसी तरह से वर्ड्स वाला में अगर हम देखें, वर्ड का पहला क्वांटिटी क्या मानेंगे, B1, और वर्ड का दूसरा क्वांटिटी क्या मानेंगे, B2। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, दोनों के बीच में सीधा अनुपात का संबंध दिखाई दे रहा है। मतलब जब सीधा अनुपात का संबंध होता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है, जब भी सीधा अनुपात का संबंध होता है तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में A1, A2, B1, B2 मिलेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे सीधा अनुपात के संबंध में, देखिए, लिखेंगे A1, फिर सामने लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे A2, फिर सामने लिखेंगे B2, हो गया। ये y लगाएंगे और इक्वल कर देंगे। हमेशा जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सवाल रहेगा, आपको पहले समझना होगा सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के रखना है कि जब भी सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा तो आपको लिखना होगा A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें होगा क्या, देखिए, इस जगह पे अगर आप देखते हो तो
तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग ये फाइंड किए थे कि जब भी हमारा क्वेश्चन सीधा अनुपात दिखाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है, तो हम लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। जहाँ से आप ये समझ पाए थे A1 क्या है, टाइम का पहला जो क्वांटिटी था वो A1 था, जिसका मान था हाफ एन आवर। इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, जिसको हम T मान रहे हैं। B1 का वैल्यू कितना दिया है, B1 का वैल्यू है 250। इसके अलावा B2 का वैल्यू कितना दिया है, B2 का वैल्यू है 500। अब देखिए, आधा घंटा जो होता है, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट्स होता है, ठीक है। तो हम इसको 30 मिनट लिख रहे हैं, ये T लिख रहे हैं, और इसको इससे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, मतलब इस जगह आएगा 1/2। ये 30 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 × 2, और T से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा T। तो T बराबर क्या आएगा, T बराबर आएगा 60 मिनट। तो आपको टाइम का जो वैल्यू मिल रहा है, टाइम का वैल्यू मिल रहा है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब हो जाता है 1 आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि अगर उसको 500 वर्ड्स टाइप करने हैं तो उसका टाइम T जा रहा है, और T टाइम का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, T टाइम का वैल्यू मिल रहा है 60 मिनट, मतलब 1 आवर, है ना। इसका एक सिंपल तरीका भी है, मतलब अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो MCQ एग्ज़ाम में, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे वो भी समझ लो। देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा है वो हाफ एन आवर में 250 वर्ड्स टाइप करती है, और उसको कितना वर्ड टाइप करना है, उसको 500 वर्ड टाइप करना है। अब ध्यान से सुनो, आधा घंटा हुआ, हाफ एन आवर हुआ, 250 वर्ड्स टाइप कर ली, उसके बाद फिर हाफ एन आवर होगा, फिर 250 वर्ड्स टाइप कर लेगी, मतलब वो टोटल कितना वर्ड्स टाइप कर लेगी, 500 वर्ड्स टाइप कर लेगी। कितने देर में टाइप कर लेगी, हाफ एन आवर 1 आवर हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो कि ये 500 वर्ड्स 1 आवर में टाइप कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, हमेशा क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास 45 लोग हैं, मतलब आदमी का बात किया गया है, 45 लोग हैं, और यहाँ दिन का बात किया गया है जो कि 13 दिन में काम करते हैं। सेम काम को, ठीक है, कितना दिन में कराना है, सेम काम को 39 लोग कितने दिन में करेंगे। अब एक बात बताइए, अब यहाँ आप क्या समझोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको समझिए। सबसे पहले तो इस जगह पे देखिए कि अगर हम आदमी कम करेंगे तो दिन बढ़ेगा या घटेगा। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, आदमी और दिन वाला क्वेश्चन जब भी रहता है तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि प्रतिलोम समानुपात होता है। मतलब आदमी कम करेंगे तो दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको जो है A1 A2 का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा। ये A वाला क्वांटिटी है और ये B वाला क्वांटिटी है। ये होगा हमारा A1, ये होगा हमारा A2, ये होगा हमारा B1 और ये होगा हमारा B2, जिसका वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो हम इसको जो है D मान रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, सीधा समानुपात में नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, प्रतिलोम समानुपात में है। कैसे बनाएंगे, जब हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो हम लिखते हैं क्या, वो आपको बता दिया गया, हम ये लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। लेकिन जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा तब क्या लिखेंगे, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जब हमारा क्वांटिटी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा तब हम लिखेंगे A1/A2 बराबर, उसमें हम लिख रहे थे B1/B2, तो इसमें हम लिखेंगे B2/B1, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसको इसके साथ तिरछा रखेंगे, इसको इसके साथ तिरछा रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे। A1 का वैल्यू 45 है, इसका वैल्यू 39 है, B2 का वैल्यू D रखे हैं अभी, और इसका 13, ये 13 है, 13 इससे 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 15 डेज। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब हम 39 लोगों को हायर करेंगे काम करने के लिए तो हमारा दिन कितना होगा, द नंबर ऑफ डेज विल बी 15 डेज। और आपको दिखाई भी दे रहा है, जब लोग ज़्यादा थे तो दिन कम लग रहे थे, जब लोग कम हो गए तो दिन क्या लगे, ज़्यादा लगे। तो आपको ये समझ के रखना है कि जब भी अब आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन रहता है, हमारा A-B का रिलेशन होता है A1/A2 बराबर B2/B1, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन रहता है, मतलब सीधा अनुपात का रिलेशन रहता है, तब हमारा जो वैल्यू होता है वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2। मतलब सीधा वाले में 1 1 साथ में, 2 2 साथ में, और इनडायरेक्ट वाले में
1 1 तिरछा 2 2 तिरछा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो।